नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की कक्षा संख्या 20 है। इसके पहले हम 19 कक्षाएँ कर चुके हैं ऑलरेडी इस कोर्स में। पिछली कक्षा में हमने देखा था अपने जो हिंदी का विविध रूप वाला टॉपिक था, तीसरा टॉपिक पहली इकाई का, उसमें दक्षिणी और हिंदुस्तानी के बारे में बात की थी। उसमें हमने देखा था कि अपने हिंदी के जो हैं हिंदू मुख्यतः खड़ी बोली हिंदी के 4 रूप हो जाते हैं, जिसमें तो खड़ी बोली हिंदी हो ही गई जो मानक हिंदी की तरह है, उसके बाद उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी, इन चारों के बारे में हमने डिस्कशन किया था पिछली 2 कक्षाओं में। तो वो हमारा तीसरा टॉपिक था। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, फिर भी इसके अलावा भी और क्वेश्चन को तुम तो पीडीएफ में डिस्कस करने वाले हैं, सारे इकाई 1 का सारे क्वेश्चंस का एक साथ। ये 2 क्वेश्चंस मुझे दिखे थे जो हाल फिलहाल आए हुए हैं, तो देख लेते हैं इसको। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, ये पढ़ा था हमने कि हिंदुस्तानी जो है क्या है, तो हिंदी उर्दू मिश्रित। वो पढ़ा था ना कि गांधी जी भी इसके हिमायती थे कि ऐसी भाषा हो हमारे भारत की जिसमें बहुत ज़्यादा संस्कृत निष्ठ भाषा भी ना हो, ऐसी भी हिंदी ना हो जिसमें बहुत ज़्यादा संस्कृत के वर्ड हो, हार्ड वर्ड हो, जटिल शब्द हो, और ना ऐसा हो कि अरबी फारसी के ही सारे शब्द हों उसमें बहुत ज़्यादा और जिसको समझना मुश्किल हो जाए। वो बोलते कि दोनों का मिला जुला बोल चाल का रूप होना चाहिए, और उसी कारण हमने हिंदुस्तानी दिया था। और तो उसमें हिंदी उर्दू में संस्कृत निष्ठ भी नहीं, दक्षिणी हिंदी को भी नहीं कहते, ब्रज अवधि का ऐसा भी नहीं है कुछ, हिंदी उर्दू मिश्रित को हम हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन के हिसाब से ग्रेयर्सन हो गया, धीरेन्द्र वर्मा भी थे ये मानने वाले। हमने देखा था ना कि एक तो मिलता है कि तुजुके बाबरी में सबसे पहले बाबर ने प्रयोग किया था हिंदुस्तानी शब्द का भाषा के रूप में, और उसके बाद हमने देखा था कि यूरोपीय अंग्रेजों के द्वारा कि इस शब्द का नाम दिया गया, ये किसने माना था? ग्रेयर्सन और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस थे, और अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो हम जब पूरी इकाई का क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तक इकाई 1 के 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इसमें हमने जो हमारा पहला टॉपिक था हमारा हिंदी भाषा का इतिहास, उसमें हमने देखा था, फिर हमारे हिंदी के भौगोलिक विस्तार के बारे में, फिर उसके विविध रूप के बारे में देखा। अब इसी इकाई का जो चौथा टॉपिक है वो है हिंदी का भाषिक स्वरूप। तो शुरू करते हैं आज से चौथे टॉपिक को। इस कक्षा को अपलोड होने में थोड़ा समय लगा है, तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अभी चूँकि मैंने ये चैनल नया शुरू किया है, कोर्स तो है ही, अब पहला कोर्स है, तो अभी कुछ मतलब कुछ ऐसे कारण आ जा रहे हैं जिनको टाल नहीं जा सकता, जिनकी वजह से ये क्लास कभी कभी डिले अपलोड हो रही है। और बीच में ऐसा कभी कभी होगा भी कि थोड़ा बहुत गैप हो जाएगा वीडियो को अपलोड होने में, लेकिन आप इसको लेके फिक्र मत करना कि हम सारा कोर्स दिसंबर तक फिनिश करेंगे। बीच में 2-4 दिन का कभी गैप आता है, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि कभी ना हो, लेकिन अगर कभी ऐसा होता भी है कि अगर नई वीडियो नहीं आ पाती है तो आपको बस ये करना है कि जो पिछली क्लासेज हैं उसको देखते रहना है, नोट्स अच्छे से बनाते रहना है, और उस खाली टाइम में जिस दिन क्लास नहीं अपलोड हो रही है, नहीं आ रही है, उसमें आप पिछली क्लासेस को देखते रहो, उनके कंटेंट को देखते रहो। मैं नहीं कह रहा कि उसको आप बैठो और पूरा रट्टा मारते जाओ, बस पढ़ो, बार बार पढ़ते जाओ, जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखते रहो, और बस बार बार पढ़ते रहो आप। तो जो बार बार पढ़ने का होगा ना, तो उससे आप धीरे धीरे, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में चीज़ें तो याद हो ही जाएंगी। तो इतना ज़रूर करना है। वैसे भी जो क्लास चल रही है ना, तो इसका नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आप एक बार याद कर लो। एक तो क्लास में हम कोशिश करें कि हर कुछ याद हो जाए, फिर भी एक बार जब पूरी क्लास खत्म हो जाए तो फिर से एक बार देख लो,
और फिर जब बीच में ऐसे गायब हो जा रहा है ना, किसी दिन क्लास हो या मिस हो जा रही है, उस दिन फिर से पिछली चीज़ों को देखो। तो ऐसे 2-3 बार होगा ना, तो आपको चीज़ें माइंड में याद रह जाएंगी। तो चलिए अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, अपना जो है चौथा, हिंदी का भाषिक स्वरूप। ठीक है, नंबर 4 कर देना, 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं इकाई 1 के। देखो भाषिक, हिंदी का भाषिक स्वरूप मतलब हिंदी जो भाषा है उसका स्वरूप, यानी कि वो भाषा किस तरह बोली जाती है, किस तरह लिखी जाती है, उसके वर्ण कैसे हैं, उनका उच्चारण कैसे होता है, उसके शब्द का मतलब कहाँ से आए, कैसे बने, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या क्या है, उन शब्दों से वाक्य कैसे बने, वाक्य निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या है, कितने तरह के वाक्य हो सकते हैं। तो इसे पूरा मतलब एक भाषा का जितनी तरह से हम सोच विचार कर सकते हैं वो सारा चीज़ इसमें पढ़ना है हमें। ठीक है, तो इकाई 1 का सबसे मेरा सबसे लंबा टॉपिक ही हमारा होने वाला है हिंदी का भाषिक स्वरूप। तो एक तरह से मतलब मान के चलो कि जो हम हिंदी व्याकरण पढ़े थे ना मोटा मोटी, जब हम 10 तक पढ़ते थे, जो हिंदी हमारी उस समय तक मैंडेटरी सब्जेक्ट हुआ करती थी, खास करके हिंदी भाषा प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें हिंदी व्याकरण में पढ़ना होता था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब चीज़ें, संधि, समास। तो मोटा मोटी मार के चलो कि जो पूरा आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा था ना, वो इकाई 1 के इस टॉपिक के अंदर है। तो समझ सकते हो थोड़ा सा तो बड़ा टॉपिक है ये, यानी कि पूरा जो हिंदी व्याकरण था उसको बस इस टॉपिक के अंडर हमें पढ़ना है। तो इसकी क्लासेस थोड़ी लंबी जाएंगी, और कोई बात नहीं, हम बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि चीज़ों को छोड़ के चलेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई में इतना भी नहीं डीप चले जाएंगे कि इसी में पूरा लंबा खींच जाए, लेकिन हाँ हमें नॉलेज लेना है, हर चीज़ का नॉलेज लेना है। तो जो सिलेबस में है वो तो पढ़ना ही है। इसके अलावा कि आप चूँकि हिंदी का कोर्स पढ़ रहे हो, तो इस कोर्स को करने के बाद आपको हिंदी का भी एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बस ये नहीं होना चाहिए कि आप नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, लगभग हमारा पूरा हिंदी व्याकरण इसमें इसके अंतर्गत आ जाएगा, लगभग कुछ चीज़ें नहीं है सिलेबस में, नहीं तो लगभग सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाषिक स्वरूप मतलब वही है, व्याकरण ही है। ठीक है, तो इसके कुछ सब टॉपिक्स बनाते जाएंगे हम। ये कर लेना पहले, हिंदी व्याकरण। ठीक है, परिचय और इतिहास। तो देखो व्याकरण, जब भी आप मतलब व्याकरण शब्द बोलते हो तो आपके दिमाग में आ जाता है ना, मतलब व्याकरण अगर किसी चीज़ का, इंग्लिश ग्रामर कर लें, हिंदी ग्रामर कर लें, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है बचपन से हम जो पढ़ते आए हैं, तो ये सब की संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब चीज़ें दिमाग में तुरंत, सर्ग, प्रत्यय, कारक, लिंग, वचन, ये सब तुरंत से आपके दिमाग में आ जाएगा ये शब्द सुनते ही। तो मोटा मोटी सब चीज़ें हमें, अगर आप इसकी परिभाषा तो खुद ही बना सकते हो कि व्याकरण है क्या, कि जो भाषा थी हमारी, हिंदी थी, इंग्लिश थी, तो उसको कैसे अच्छे से लिखना है, कैसे शुद्ध रूप से लिखना है, शुद्ध रूप से बोलना है, कैसे समझ सकते हैं अगर उस भाषा में कोई वाक्य दिया हो या कोई बोले। तो वही चीज़ है, क्या है कि बहुत सारे नियम सिखाए जाते हैं व्याकरण में, जिससे आप उस भाषा को शुद्ध रूप से लिखना जान लो, बोलना जान लो और समझ सको। ठीक है, तो यही है व्याकरण। तो अगर हम देखें इसका, कर लेना ऐसे, इसमें अगर व्याकरण की बात करें, ठीक है, तो व्याकरण क्या है, नियमों का समूह है, नियमों का समूह है जो किसी
भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और समझने के तरीके को सिखाता है। ठीक है, यही है मतलब। अब ऐसे परिभाषा देंगे तो बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन मोटा मोटी यही चीज़ है। वैसे भी व्याकरण का परिभाषा करके ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन एक अगर हम नॉर्मल परिभाषा बनाना चाहें व्याकरण की क्या परिभाषा होगी तो यही है। ठीक है, ये नियमों का समूह है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और समझने के तरीकों को सिखाता है। तो अगर किसी भी भाषा का आप व्याकरण पढ़ेंगे ना, मतलब कोई भी भाषा हो, तो उसमें हम तीन चीज़ों पे मेन उसको तीन भाग में बांटते हैं। एक तो उसके जो लेटर होंगे, वर्ण सबसे छोटे, जिससे कि उस भाषा के शब्द बनते हैं, तो वर्ण। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। जो प्रतीक हमने जब पहला टॉपिक पढ़ रहे थे तब पढ़े थे ना कि कोड कैसे बनते हैं, प्रतीक कैसे बनते हैं। एक बार देखना उस क्लास को आप, अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ से ध्वनि निकलती है। ध्वनि हो गया मतलब बोलने वाला, उसका लिखने वाला रूप वर्ण हो गया। अब उस वर्ण से जो शब्द बने, जो कोड बनाया हमने, प्रतीक बनाया हमने कि हाँ इसको आम बोलेंगे, इसको किताब बोलेंगे, तो वो बने किससे? शब्द से। तो वर्ण से बने शब्द, और शब्द से फिर बनते हैं वाक्य। तो पूरा जो अपना ग्रामर है ना, इन्हीं तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। वर्ण के बारे में आप पूरा पढ़ोगे कि कौन सा वर्ण कैसे होता है, किसका उच्चारण कहाँ से होता है, कितने तरीके से बांट सकते हैं। फिर शब्द का भी ऐसे ही कितने तरह के शब्द होते हैं, कैसे कैसे नए शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्दों को कैसे हम बांट सकते हैं। ठीक है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया, शब्द को मतलब कहाँ कैसे किस शब्द को कौन सा शब्द यूज करेंगे, तो सब शब्द विचार में आ जाएगा। और फिर शब्द से वाक्य बनते हैं, तो फिर वाक्य के बारे में जितने भी कितने तरह के वाक्य होते हैं, और शुद्ध वाक्य कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्या शुद्धियाँ होती हैं। तो अपना पूरा ग्रामर, केवल हिंदी की बात नहीं हो रही है, किसी भी भाषा का व्याकरण होना, तो वो इन्हीं तीनों चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसके तीन विभाग होते हैं, इसके व्याकरण, इसके तीन विभाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो अब हो जाएगा आपका वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण के बारे में आप सारा पढ़ेंगे। एक हो जाएगा शब्द विचार, और तीसरा का हो जाएगा वाक्य विचार। इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, वर्ण संरचना, शब्द संरचना और वाक्य संरचना। तो अपना जो इस टॉपिक में जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसी तीनों के अंतर्गत हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य, इन्हीं के अंतर्गत हमें पढ़ना है, जो भी पढ़ना है। तो हम वर्ण से शुरू करेंगे, मतलब लेटर से, सबसे छोटी जो इकाई है किसी भी भाषा की। तो हमें हिंदी भाषा को देखते हुए पढ़ना है, तो वहाँ से शुरू करेंगे, फिर शब्दों के बारे में और फिर वाक्य के बारे में। तो यही हमारा मतलब एक क्रम रहेगा इस इकाई को पढ़ने का। तो अब देखो, अब पहले एक बार थोड़ा हिंदी व्याकरण का जो इतिहास है ना, हिंदी व्याकरण का, वो देख लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर भाषा में जब हम इस इकाई को पढ़ना शुरू किए थे तो देखा था कि हमारी सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा अपनी संस्कृत थी। तो संस्कृत में भी व्याकरण लिखा गया, पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी। फिर पाली आई, पाली में भी लिखा गया, महाकचायन थे, उन्होंने कचायन व्याकरण लिखा। मुगलान, ये मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार देख लेना पिछली क्लासेज में। मुगलान व्याकरण, वहाँ भी तो पाणिनि से ही तुलना की गई। प्रकृत में हेमचंद्र आए तो उन्होंने लिखा, प्रकृत का पाणिनि उन्हें कहा गया, हेमचंद्र को। ठीक है, फिर अपभ्रंश का व्याकरण भी हेमचंद्र ने लिखा है। तो इस तरह से हर भाषा का व्याकरण लिखा गया है हर दौर में। तो हिंदी व्याकरण भी, इसका भी एक इतिहास है कि कहाँ से हिंदी व्याकरण लिखा गया। तो थोड़ा वो इतिहास देख लेते हैं कि कौन सी पुस्तकें कैसे कैसे आई। तो इसमें लिखना, ठीक है,
ख। हिंदी व्याकरण का इतिहास, कि क्या इतिहास रहा है। एक मिनट। ठीक है, तो जो सबसे पहला बुक माना जाता है वो है ब्रजभाषा व्याकरण। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हिंदी की जितनी बोलियाँ थी उसमें सबसे पहला व्याकरण किस बोली का लिखा गया था, तो ब्रजभाषा का। तो चूँकि ब्रजभाषा पे अपनी हिंदी का अधिकार है, पूरा अधिकार है, तो उसके व्याकरण को हम हिंदी का पहला व्याकरण मानते हैं। मिर्जा खां ने लिखा, मिर्जा खां ने लिखा, कब लिखा? 1658 ईस्वी में। ठीक है, और इसे ही माना जाता है हिंदी व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ। का प्राचीनतम ग्रंथ। ठीक है, इसी को माना जाता है। तो मिर्जा खान ने लिखा था। उसके बाद हमारा आता है दूसरा, ये तो हो गई कि ब्रजभाषा व्याकरण। खड़ी बोली का जो पहला व्याकरण था, खड़ी बोली हिंदी का पहला व्याकरण उनका नाम था जॉन जेसुआ केटलर। एक विद्वान थे, माना जाता है इन्होंने खड़ी बोली का पहला हिंदी व्याकरण लिखा 1715 ईस्वी में। ठीक है, 1715 ईस्वी में, एक बार ईस्वी में देख, हाँ 1715 ही है। 1715 ईस्वी में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का पहला व्याकरण लिखा जॉन जेसुआ केटलर ने। तो ये माना जाता है खड़ी बोली हिंदी का पहला व्याकरण। वैसे अगर ओवरऑल हिंदी व्याकरण का पूछा जाए तो पहला ये है ब्रजभाषा व्याकरण। पुस्तक का नाम है मिर्जा खां ने लिखा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट कुछ नाम ऐसा नहीं मिलता, लेकिन जॉन जेसुआ केटलर ने लिखा है। हो सकता है इसी नाम से उन्होंने लिखा हो। मैंने अभी सर्च तो किया, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, आप भी सर्च करना कि जॉन जेसुआ केटलर ने जो खड़ी बोली का व्याकरण लिखा उसका एग्जैक्ट नाम क्या था। तो अभी जो भी कंटेंट है उसमें मिल नहीं पा रहा है ऑथेंटिक कुछ। तो ऐसे आप याद रखो कि जॉन जेसुआ केटलर ने लिखा खड़ी बोली हिंदी व्याकरण 1715 ईस्वी में, और ये हमारी खड़ी बोली हिंदी का पहला व्याकरण की पुस्तक यही है। इसके लेखक हो गए जॉन जेसुआ केटलर। अब आता है इसको मैं मिटा रहा हूँ पूरा, ये भी ख टॉपिक के अंदर ही लिखते जाना।
अब हमारे जो दो फेमस विद्वान हुए ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी। ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार वो क्या कहते हैं, खड़ी बोली हिंदी का पहला व्याकरण उन्होंने माना हिंदुस्तानी ग्रामर, एक बुक आई हिंदुस्तानी ग्रामर, ये ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज के नाम से भी है, तो ऐसे करके आई हिंदुस्तानी ग्रामर। ये आई 1790 ईस्वी में, ठीक है। इसके लेखक कौन थे, जॉन गिलक्राइस्ट। तो सुनीति कुमार चटर्जी और ग्रियर्सन ये मानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का पहला व्याकरण ये हिंदुस्तानी ग्रामर था, जो कि 1790 में लिखा गया जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा, ठीक है। तो एक ये भी टर्म हमें याद रखना है क्योंकि ये बहुत बड़े भाषाविद हैं और इनका विचार ये था, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे हमने हर भाषा के दौर में देखा था ना कि व्याकरण की अगर बात हो तो तुलना पाणिनि से होगी आपकी, ठीक है। पाली में भी हुई थी, प्रकृति में भी हुई थी, हेमचंद को कहा गया था। तो क्या है कि पाणिनि ने लिखा ना अष्टाध्यायी, जो संस्कृत का व्याकरण था, वो बहुत ही मानक व्याकरण, एक भाषा के लिहाज से बहुत ही अच्छे मानक स्थापित किए। और उससे ये भी चीज़ हर भाषा में ये चीज़ गई कि हमें एक व्याकरण की पुस्तक होनी चाहिए ताकि उस भाषा को मानक रूप में सब लोग लिख सकें। एक नियम हो, ऐसा ना कि हर कोई अपने नियम के हिसाब से लिखता चले। तो हिंदी में भी पाणिनि से तुलना की गई है। तो हिंदी का पाणिनि किसको माना जाता है, तो वो हैं कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, ये है अपने हिंदी के पाणिनि हैं। तो जब भी ये नाम आए ना तो समझ लेना कि वहाँ चीज़ें ऑथेंटिक ही हैं, मतलब बहुत बड़े विद्वान थे व्याकरण के। हिंदी व्याकरण की जो इनकी पुस्तकें लिखी गई है ना, लगभग उसी आधार पर काफ़ी लोगों ने लिखा, लेकिन उनसे शायद ही अलग कुछ चीज़ें ही अलग हुई हैं, नहीं तो उन्हीं की पुस्तक को सहारा लेके, उसका आधार लेके लोगों ने अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन आज भी इनकी पुस्तक बहुत ही मानक मानी जाती है। और इनकी पुस्तक का नाम था हिंदी व्याकरण। उन्नीस 1920 ईस्वी में, और ये नागरिक प्रचारणी सभा के तत्वाधान में लिखा गया था। नागरिक प्रचारणी सभा मतलब हिंदी के उत्थान में एक बहुत ही बड़ा संगठन है। इसके बारे में हमें पढ़ेंगे, अच्छे डिटेल से पढ़ना है। जब हमारा आधुनिक हिंदी शुरू होगा ना तो उसमें आप देखेंगे। अभी के लिए आप ये जान लो कि नागरिक प्रचारणी सभा जो है हिंदी के उत्थान में एक बहुत बड़ा संगठन है। तो इसी के तत्वाधान में लिखा गया तत्वाधान में लिखा गया
और इनको मार्गदर्शन मिला था किसका? तो माधवराव और महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से प्रोत्साहन भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला। तो नागरिक प्रचारणी सभा के तत्वाधान में लिखा गया, यानी कि जो भी था नागरिक प्रचारणी सभा ने इसके लिए सारा कुछ अरेंज किया और माधवराव और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रेरणा दी कि आप एक पुस्तक लिखो जिससे हम हिंदी व्याकरण को एक मानक रूप दे सके, एक व्यवस्थित तरीके से हिंदी व्याकरण पढ़ा जा सके और उसके आधार पे ही लोग जो भी लिखे उस व्याकरण को आधार मानते हुए लिखे। तो बहुत ही फेमस बुक है और ये बुक जितना उस समय हिंदी के लिए ज़रूरी थी आज भी ज़रूरी है। तो एक कालजी रचना है कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण, ठीक है। सन जरूर याद रखना 1920 ईस्वी, और किसी का याद रखना मत रखना, इसका जरूर रखना। ये शुरू के जो 3-4 बुक हैं इनका याद रखना, ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन ईस्वी तो नहीं पूछा गया, लेखकों का नाम आया हुआ है, तो इसलिए हम पोर्शन पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास, कौन सी पुस्तक है कौन है। तो ये तो 3-4 मेन पुस्तकें हो गई। अब इसके अलावा भी कुछ पुस्तकें हैं जिनको हमें देखना जरूरी है। हिंदी व्याकरण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें, ठीक है। तो इसमें पहले एक अपनी बुक आती है ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। किसका था? जॉन फर्ग्यूसन। एक जो हमने हिंदुस्तानी ग्रामर पढ़ा ना, इसका एक नाम मिलता है ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। का लेखक हमने देखा था जॉन गिलक्राइस्ट। तो देखना थोड़ा मिलते जुलते नाम है, तो आपको जैसे शॉर्टकट बनाना है, जैसे ग्रामर का ग आ रहा है ना, और इसमें गिल ग आ रहा है गिलक्राइस्ट, तो जो जब ग्रामर आएगा तब गिलक्राइस्ट, और जब डिक्शनरी आएगा तो फर्ग्यूसन, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा अपने माइंड में ट्रिक बना के रखना कि कभी दोनों आगे ना मिलान करने में या फिर वैसे स्टेटमेंट वगैरह में दे दिया तो आपको गलती नहीं करना है। एक याद रखना तो दूसरे आप याद रख सकते हो। ग्रामर का ग है तो उसमें गिलक्राइस्ट है, ठीक है। तो विदेशी लोगों ने जो लिखा उसमें थोड़ा ये 2 मेन है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो व्याकरण लिखा गया, हिंदी कवायद, हिंदी कवायद, ये किसने लिखा? लल्लू लाल।
ठीक है। हिंदी के बाद किसने लिखा? लल्लू लाल ने लिखा। उसके बाद हमारी एक बुक आती है भाषा तत्व प्रकाश। इनके ईस्वी भी चाहे तो आप याद कर सकते हो, लेकिन ईस्वी छोड़ दो, क्योंकि ईस्वी हम याद करेंगे तो एक तो हमारा एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा, और ऐसा कभी पूछा नहीं गया कि व्याकरण का, इस व्याकरण का कौन से ईस्वी में लिखा गया। जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है, तो इनके बस हमें लेखक याद कर लेने, कभी एग्जाम में पूछे, मिलान करने का दिया भी है एक बार, तो वो हम बता सकें। तो भाषा तत्व प्रकाश है, वो है विश्वेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, तो कैसे इसको याद रखोगे? कुछ ट्रिक बना लो। जैसे देखो, हिंदी कवायद, कवायद मतलब क्या? किसी चीज़ की कवायद करना, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, कि पहले कवायद कौन करेगा, जाके बोलो तो कोई तो कवायद करे, तो कवायद लल्लू लाल। तो इसको थोड़ा ऐसे ट्रिक बना लेना कि लालू यादव है ना, मतलब कोई इस चीज़ को पर्सनली मत ले जाना। न्यूज़ में हम देखते रहते हैं ना कि उन पे बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, और बार बार उन पे आरोप साबित होते हैं, जेल भी जाना पड़ता है उनको, लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं, हर बार कवायद करते हैं कि कैसे ही बच के निकलना है मुझे, तो हर बार कवायद करते हैं लालू यादव। तो उससे थोड़ा सा याद रख लेना, कवायद लल्लू। ठीक है, अपने माइंड में बैठाने के लिए, इसको मतलब कुछ ऐसे रियल वे में मत लेना, तो बस आपको याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपके दिमाग में रह जाए। तो उस तरह से याद कर लेना, कवायद लालू यादव, उससे लल्लू। ठीक है, हिंदी कवायद लल्लू लाल। भाषा तत्व प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश जब मतलब सूर्य का प्रकाश होता है तो पूरे विश्व में फैलता है ना, तो उससे याद रख लेना, भाषा तत्व प्रकाश, प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा, तो विश्वेश्वर दत्त शर्मा। विश्व आ रहा है तो विश्वेश्वर से प्रकाश, विश्वेश्वर दत्त शर्मा मान लो नहीं याद आ रहा है, तो एटलीस्ट आप ऑप्शन से तो पकड़ सकते हो। मैंने पूरा नाम एक बार में याद हो जाएगा, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं भी याद हो रहा हो, थोड़ा ये ट्रिक रख लेना, प्रकाश है पूरे विश्व में फैलता है, तो जब प्रकाश आएगा तो विश्वेश्वर। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा भाषा तत्व प्रकाश विश्वेश्वर दत्त शर्मा। तो ये अपनी हो गई 4 पुस्तकें। अभी थोड़ी और पुस्तकें हैं, 10-11-12 पुस्तक, हाँ 11-12 पुस्तकें और हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है अपने हिंदी व्याकरण की, तो उसको हम देखेंगे, कल देखेंगे उसको। ठीक है, और यहीं पे याद करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको बाद में जाके याद करना है, कुछ कुछ मैं ट्रिक बताते जाऊँगा, उसके सहारे आपको याद करते जाना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लोगों तक पहुंचाइए इस चैनल को, इस कोर्स को, और जुड़े रहिए हमारे साथ, हर रोज़ क्लास करते रहिए। हम अपने हर लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे अगर हम लगातार एक दूसरे से जुड़े रहें तो कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखें। धन्यवाद।